रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। वेलकम बैक एक बार फिर। और लजीज़ तरीन खानों और हमारे रमज़ान दस्तरखान महरीन और सफ़ा की काविशों से के बाद अब हमारी बारी इस सेगमेंट में रहमत है मेहमान की। और यकीनी तौर पर हमारी इस सेगमेंट में हमारी पूरी कोशिश होती है कि न सिर्फ वतन अज़ीज़ कम्युनिटी बल्कि कारोबारी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे गौहर नायाब से आपकी मुलाकात कराई है जिन्होंने मुख्तसर से अरसे में अपनी काविशों से, अपनी कोशिशों से अपनी अपनी ट्रेड में, अपने अपने शोबे में अपना मुनफरिद मकाम बनाए। और यकीनी तौर पर आज भी हमारी इस नशिस्त रहमत है मेहमान का हिस्सा एक ऐसे बासलाहियत ताजिर जिसे मैं कहूँगा जिन्होंने बहुत मुख्तसर अरसे में न सिर्फ ये कि अपने शोबे में एक मुनफरिद मकाम हासिल किया और एज एन यंग एंटरप्रेन्योर आगाज़ करने वाले अब यकीनी तौर पर वो कि यंग तो वो आज भी हैं, लेकिन जिस अंदाज से, जिस तेज़ी से उन्होंने नई चीज़ों को अपनी ट्रेड का हिस्सा बनाया है, ये यकीनी तौर पर आज का हमारा खासा भी होगा और आज की हमारी गुफ्तगू का महवर भी होगा। आप कंट्री ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO हैं। आपने पास्ट में रीजनल चेयरमैन आबाद की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। मुमताज़ समाजी और कारोबारी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। सुफियान आडिया साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुफियान। वालेकुम। सुफियान भाई बहुत शुक्रिया। इस लिमिटेड टाइम में और असर के बाद और मगरिब से पहले का जो वक्त है ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी ख़ास तौर पे एक्टिव कारोबारी के लिए कि वो किसी स्टूडियो का या किसी प्रोग्राम का हिस्सा बने। ऑफिस से निकल कर घर पे जाने का ये वक्त जो है इस वो आपने हमें दिया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका मशकूर हूँ। आपका भी शुक्रिया, आपने मदऊ किया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आगाज़ हमारा इस सेगमेंट का हमेशा खुशहाल नाच से होता है और आज हमारे दरमियान वतन अज़ीज़ की मुमताज़ सनाख़ा मोहतरम जुनैद काज़मी साहब मौजूद हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज का आगाज़ एक मुनफरिद और रूह परवर कलाम के साथ आगाज़ हो जनाब जुनैद काज़मी साहब से। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है, दो जहां मौला। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है, दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी दुआ, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों
को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले मौला। मौला बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पले जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियां, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुनैद भाई, माहौल बना दिया आपने हमारी रमज़ान की इस ट्रांसमिशन के इस सेगमेंट में। आपने कहते हैं ना, माहौल को अपना ग़ुलाम बना दिया, और ऐसा ही आगाज़, इतना रूह परवर आगाज़ होने के बाद यकीन तौर पर गुफ्तगू का मज़ा भी दुबाला हो जाता है रमज़ान के सेगमेंट में। और मैंने आपसे आगाज़ में कहा कि हमारे साथ सुफियान आडिया साहब मौजूद हैं। सुफियान भाई, आगाज़ होगा कि आज का सुफियान आडिया अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब ताजिर जिसने कई नई चीज़ें अपनी ट्रेड के साथ मुंसलिक की हैं, और नो डाउट कई चीज़ों में आप पायनियर साबित हो रहे हैं। पहले क्योंकि आज का सुफियान आइडिया का आगाज़, क्योंकि हमारे यहाँ मेमन कम्युनिटी थोड़ी सी तालीम आगे बढ़ती है तो हम किसी न किसी अंदाज में अपनी ट्रेड का, अपने फैमिली ट्रेड का हिस्सा बन जाते हैं। तो सबसे पहले कंट्री की थोड़ी सी जर्नी, और इसके बाद फैज़ान का इसमें, सुफियान का इसमें शामिल होना। सर अच्छा भाई, देखिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, हमारी कोई औकात है, जो भी है आज अल्लाह ताला का सबसे पहले तो करम है, बेशक बेशक, और उसके साथ साथ माँ बाप की दुआएं, वालिदैन की दुआएं, तो यहाँ तक पहुँच गए, अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ठीक है, मेहनत और बहुत लगन और एक जुस्तजू रहनी चाहिए, और हर किसी को होनी चाहिए। और मेहनत इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मैं पैसे कमा लूँ, मेहनत इसलिए करनी चाहिए कि मैं कोई टारगेट अचीव कर लूँ। जब आप अच्छी नीयत रखते हैं, कोई एक लाइफ में टारगेट होता है ना, कभी कोई एक एम्बिशन होता है, तो वो अचीव करने में आप जाते तो पैसा वैसा ये चीज़ें, सारी चीज़ें खुद आ जाती हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और मैं अपनी कभी भी टीम से कोई बात करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं जाओ कि किसी चीज़ पे अपने आप को कोई एडवर्टाइज करो। मैंने कहा एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखो, जब दिन होता है, उजाला होता है, सूरज निकलता है ना, तो सूरज को बताने की ज़रूरत नहीं कि आज दिन आ गया। तो क्या आप अपने काम पर फोकस करें, ना कि आप किसी से कंपटीशन करें। आप इस मुल्क को डिलीवर करें, और इस मुल्क में ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने लोगों को ट्रेनिंग पे लेकर आएँ, उनको सिखाएं, उसमें बड़ी बरकत है। अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नए फ्रेश ब्लड को ले अपने साथ टीम के अंदर, उनसे मेहनत करूं, उनके साथ लगूं, उनकी ट्रेनिंग भी दूं, उनको एक्सपर्टीज़ भी लूं, उनके साथ ट्रेंड लोगों को साथ उसके शामिल करूं। क्योंकि मैं अकेला या कोई 4 लोग काम नहीं कर सकते। इट्स अ टीम वर्क जो आपके साथ पूरी एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि एक टाइम पे कंस्ट्रक्शन रेस करना, उसको बनाना, उसको उसकी सेल्स, उसकी मार्केटिंग, वो पूरा एक प्रोसेस है, तहरीक है। हाँ, जो कि एक अकेले का काम नहीं है, उसमें ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्टर्स की भी जो सिलेक्शन है वो इस तरह की होनी चाहिए, जो डेडिकेटेड लोग हो, ना कि उधर भी काम पकड़ा, उधर भी काम पकड़ा, पता चला वो मिल ही नहीं रहा। तो मैं तो अपने काम के अंदर भी नए लोगों को लेकर आया, जिस पे लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं था। तो मुझे दोस्तों ने भी कहा, यार तुम ऐसे नए लोगों के साथ आ गए हो जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं। मैंने कहा यार इंजीनियर्स वगैरह रखेंगे, कॉम्पिटेंट लोग रखेंगे, अल्लाह ताला करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने परवान चढ़ाया, नए लोग आए, उनने भी मेहनत करी, उनको भी आगे निकलना था ना। सर जर्नी जो है ये कंट्री बिल्डर्स की, कब से आगाज़ होता है इसका?
कंट्री का आगाज़ मेरे वालिद साहब ने किया 1977 से। 77 सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा नूर सेंटर था नायाबाद के अंदर, जो कि मेरी पैदाइश से भी पहले का था। ओहो, तो उसके बाद वहाँ से काम शुरू किया, फिर शिप ब्रेकिंग का भी काम था, फिर मारिया के नाम से काफ़ी प्रोजेक्ट किए नॉर्थ कराची में, नागन चौरंगी पे, फिर स्कीम 33 में काफ़ी काम किए, फिर कोलंबस टावर किया 90s के अंदर, अर्ली 90s के अंदर। बड़ा नाम था कोलंबस टावर में, कोई शक की बात फिर नहीं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर कंट्री के नाम से एक दो प्रोजेक्ट्स आए, फिर उस नाम को हमने कंटिन्यू किया एज एन कंट्री के नाम से। फिर एक ब्रांड बनाया, उससे पहले ब्रांड बनाने का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था। फिर कंट्री के नाम से काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए, फिर हमने काम ही कंट्री के नाम से ही मशहूर हो गए। फिर हमने कंट्री बिल्डर्स के नाम से ही काम शुरू किया। पर कैसे एंट्री कब होती है इस पूरी सिनेरियो में जो है वो सुफियान की? एंट्री इस तरह होती है हमारे यहाँ, एक तो मेमलो में कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे कि मैट्रिक एग्जाम्स खत्म होने के, अब जून जुलाई का सीज़न है थोड़ा तो वो वालिद साहब ने कहा अच्छा अब 2-3 घंटे साथ आना है। फिर गाड़ी ड्राइवर भी मिलता था, कभी कराची क्लब जाना हो, कहीं जाना हो तो वो फिर साथ होता। तो वो एक साथ में लालच भी होते थे, तो अट्रैक्शन भी होती थी, शुगर कोटेज जिसे कहते हैं। हाँ, क्या बात फिर वो एक पॉकेट मनी भी मिलती थी ऑफिस आने की, तो एक उसमें रहता था। अच्छा क्या बात फिर वो आते थे तो फिर कोई ना कोई एक अट्रैक्शन होती थी ऑफिस की। ग्रेट। तो हम भी शौक से आते थे। उसके साथ फिर हर साल समर्स की वेकेशन में स्पेशली 1-2 महीने की अटैचमेंट रहती थी। फिर जैसे जैसे इंटर के बाद ज़्यादा टाइम पढ़ना शुरू हो गया, फिर जैसे कॉलेज में आए, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में फिर जैसे कि क्लासेस ऑफ होने लगी, तो फिर वाले साहब ने कहा भाई ड्राइवर खड़ा रहेगा यूनिवर्सिटी, 2 बजे फारिग हो आ जाओ ऑफिस पे, शाम तक वहीं रहो। क्या बात। तो इस तरीके से एक आहिस्ता आहिस्ता एक मोटिवेशनल वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद हमारे फैक्ट्री का भी काम था, टेक्सटाइल का भी अर्ली 2000s के अंदर 96 से काम था। तो उसके बाद वो काम हमने हमारे पार्टनर से वो देखते थे, बट हमारा डाइवर्सिफाइड काम करने का इरादा था। फिर हम ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पे ही फोकस किया हमने। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर मेन 2005 के बाद से, बल्कि 2002 के बाद से फुल टाइम आ गया। मुकम्मल तौर पर आपने जो है वो कंट्री को ज्वाइन कर लिया और अब वो कंट्री है और आप हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जिद्दत आती है। 2002 से ज्वाइन किया, फिर 2006 में इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी यंग एज में। क्या हमारे साहब ने कहा बस अभी आप चलाओ उसको, खुद करो। अब फिर वो उनकी सुपरविजन रहती थी, बट कंट्रोल पूरा दे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। दैट टू यंग उस एज के अंदर एक इतने बड़े कंट्री को, कंट्री तो कंट्री, वो मुल्क ही है एक तरीके का, एक मुल्क ही होता है जिसमें इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट डाइवर्सिफाई किस्म के लोग होते हैं। इसमें एप्रिसिएशन जो पेरेंट्स या आपके जो भी उस्ताद होते हैं वो आपके घर से भी हो सकते हैं, इनका एप्रिसिएशन, इनका मोटिवेशन कितना ज़रूरी होता है सुफियान? मैं समझता हूँ अल्ताफ़ भाई बहुत ज़रूरी होता है, और ट्रस्ट भी ज़रूरी होता है, और इख्तियारात के साथ ज़रूर। हाँ, स्पेस के साथ कि आप कोई फ़ैसले सही लो या गलत लो। आप जब गलत फ़ैसले लेते हो तो आप उस फैसले से सीखते हो। ठीक है, आप मशावरत करके चलते हो, बाज़ औक़ात यंग एज होती, जज्बाती फ़ैसले भी होते हैं, और वो ऐसे फ़ैसले होते हैं कि लाइफ टाइम की एक वो सीखने को चीज़ मिल जाती है। आदमी सोचता है यार मैंने एक स्टेप ये लिया था, उसका ये नेगेटिविटी आई थी, तो उस वजह से आदमी बड़ा कैलकुलेटिव डिसीजन देता है अपने नेक्स्ट फ्यूचर के स्टेप्स के अंदर। तो जैसे जैसे काम ग्रो हो रहा होता है ना, तो उसके पास नेगेटिविटी के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल। वो कहता है मैं अपनी सारी नेगेटिविटी को साइड करूं, मैं अपने काम के ऊपर फोकस करूं, राइट लेफ्ट देखना बंद करूं, तो मैं अपने राइट डायरेक्शन पे जाऊंगा, ताकि ट्रैक पे रह सके। अच्छा, एक जो इंतहाई अहम तरीन, मैं कहूँगा एक यूनिक किस्म का जो कॉन्सेप्ट है कंट्री बिल्डर्स के साथ ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कि नए नए आइडियाज़, हम एलईडी बिल्डिंग्स पे जो हम एलईडीज़ का काम देख रहे हैं, इनसाइड अगर देखा जाए तो होम ऑटोमेशन जो है ना, कमोबेश है, हम इन्हें जो है ना मूजिद कहते हैं इनका, ठीक है ना, इनोवेट किया है इन्होंने इस तरीके की किसी भी ये आइडियाज़। सर बड़ा मुश्किल होता है कि किसी नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, फिर से कामयाब कराना। पाकिस्तान में इसको कमोबेश आप ही लोगों के आसपास से इंट्रोडक्शन हुई इसकी, इस एलईडी लाइट्स की और फिर होम ऑटोमेशन की। कैसे किसी चीज़ को पहले तो इंट्रोड्यूस कराना और फिर इसको कामयाब कराना? मैं बताऊँ तब भाई हम 2017 की बात है, जब नया नया होम ऑटोमेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ ग्लोबली। पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं आएगा, और इनफैक्ट हमने कुछ दोस्तों से, डेवलपर से दुबई में भी मालूमात की, उन्होंने कहा नहीं अच्छे अच्छे ब्रांड प्रोजेक्ट्स कोई नहीं दे रहा, और वी विल नॉट रिकमेंड कि आप इस पर नहीं जाओ, कहीं भी ये कोई ख़राबी होगी तो इट विल ऐड अ बैड नेम टू यू। तो भाई ने और हमने डिस्कस किया कि नहीं, वी वांट टू ब्रिंग समथिंग न्यू, हम कोशिश करते हैं कोई अच्छी चीज़ लेकर आएँ, जिद्दत की तरफ जाएँ, हम एक तरफ खड़े ना हो जाए।
तो हमने कहा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन हाउस। तो हमने अपने ऑफिस में शुरू किया, घर में शुरू किया। हमने 1 साल उसको पहले ट्रायल एंड एरर पे लगाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। हमने कहा इतने इशूज़ तो है नहीं। क्या बात। फिर हमने अपने क्लाइंट्स को वो प्रोडक्ट्स ऑफर करना शुरू करी। फिर हमने पूरे प्रोजेक्ट में लगा दी। जो होम ऑटोमेशन का जो स्मार्ट लॉक था, पहले हमने खुद अपने पहले दफ्तर में लगाया। हमने उसको खुद रफ यूज़ किया, चेक किया। हमने कहा क्या इसमें ट्रबल शूटिंग है, पहले चीज़ें पता चले, ताकि ऐसा ना हो कि क्लाइंट के पास जाए वहाँ से कंप्लेन आने की चाह नहीं होनी चाहिए। ग्रेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ 100% सक्सेस स्टोरी। कोई कंप्लेंट्स नहीं है, पीपल आर 100% सेटिस्फाइड। बल्कि हमें तो था कि लोग जो बड़ी एज के लोग होते हैं ना, वो इस पर इतना फेमिलियर नहीं होते गैजेट्स के साथ, बट उनने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। उनने कहा हमारे पाँव में दर्द है, बार बार उठ के जाना करना, तो वो तो बड़ा आपने ईजी सोल्यूशन दे दिया है। बिस्तर में बैठे बैठे लाइगर वो कर लिया, तो वो बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया चीज़ें, और लोगों की बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबिलिटी आ गई। बल्कि अब तो डिमांड करते हैं, जो नया अपार्टमेंट लेने आते हैं, भले ये दे रहे हो ना होम ऑटोमेशन। ये इम्पोर्टेंट बात आपने देखी कि सबसे पहले ट्रायल एंड एरर का जो जितना भी मरहला था, वो सारा विदिन ऑफिस, विदिन अपने होम और घर से शुरू किया। और वहाँ पे कंप्लीट इसमें दस्तरस हासिल करके कि क्लाइंट साइड पर अगर कोई भी बग्स आता है तो उसको घर के अंदर ही हल कर लिया जाए, उसके बाद फिर क्लाइंट तक पहुँची कहानी। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। और ये जो पते की बात है हमारे नौजवानों के लिए, जो आज हम यंग एंटरप्रेन्योर्स से मालूम कर रहे हैं, ये बड़े काम की चीज़ें हैं। और इस पर वक्त सर्फ हुआ, तो वो वक्त जो इन्होंने सर्व किया है वो आप और मैं सर्व ना करें, हम इससे आगे की कोई नई प्रोडक्ट की तरफ जाएं। तो हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और रहमत है मेहमान की इस सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर। और हमारे साथ हैं CEO कंट्री ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जनाब सुफियान आडिया साहब। और इनसे बड़ी मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जारी थी। सुफियान भाई, ऑटोमेशन का तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हमें समझाया है कि किस तरीके से पहले आप ट्रायल एरर के मरहले को आपने घर के अंदर ही एक अपनी छत के नीचे उसको हल किया, दैन फिर इसको मार्केट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जिसे लोग इंट्रोड्यूस कराते हुए सोचते हैं, अब आप उस पर इतनी दस्तरस रखते हैं कि अब लोग आपसे खुद पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में अगर है तो ये तो ज़रूर होगा, कम अज़ कम ये आपका एक बेंचमार्क जो है ना सोल्यूशन बन गया आपका। लाइट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बुर्ज खलीफा पे देखा करते थे, वो बड़े अश किया करते थे कि यार कब ये पाकिस्तान में भी इस किस्म की चीज़ें आएंगी। तो अब हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह LED लाइट्स की कई बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही हैं। और इसकी भी इब्तिदा जो है वेरी खुशकिस्मती कि हम सबके लिए खुशी की बात है कि ये कंट्री की तरफ से पहले प्रोजेक्ट में ये आइडिया बुर्ज खलीफा से ही अडॉप्ट हुआ या इससे पहले भी कुछ सोच थी आपकी? बिल्कुल, इंस्पिरेशन तो वहीं से मिली कि ठीक है, बुर्ज खलीफा उसका बहुत बड़ा बजट का प्रोजेक्ट है, हम उस बजट पे नहीं थे।
बट हमने कहा कहीं से लेट्स स्टार्ट समथिंग, तो वो बड़े अप्रिशिएट किया। बल्कि बहुत सारे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की तरफ से भी रिक्वेस्ट आती है कि यार ये स्पेशल डे आ रहा है, वी वांट कि यार इस बिल्डिंग पर, तो दिस इज़ एन ऑनर, एक मॉन्यूमेंट बन जाता है किसी शहर के लिए, क्या बात है। तो ये बड़ा ऑनर की बात होती है। और हम उस पर कोई पॉलिटिकली कोई कैंपेन नहीं चलाते, ना हम कोई हैप्पी बर्थडे लिख रहे होते हैं, ना ऐसी कोई चीज़ नहीं करते। बट हाँ, जो नेशनल डेज होते हैं हम उसको ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। कोई मजहबी त्यौहार है, 12 रबीउल अव्वल है, ईद है, रमज़ान शरीफ है, तो आजकल आप देखेंगे तो उस बिल्डिंग पर हम रमज़ान मुबारक लिख के, बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा। एक बड़ी लोगों के अंदर भी एक नई फीलिंग आती है, इट एड्स वैल्यू टू द सिटी। तो एटलीस्ट कोई कराची एक बिजलियों का, रौनकों का शहर, रोशनियों का शहर था उसको हमारा। फिर बहाल करने की ज़रूरत है। और अब इंशाल्लाह हमने देखा कि और भी बिल्डरों ने इसको बड़ा सराहा और अपने प्रोजेक्ट्स में लेकर आए, ये बड़ी खुशी की बात है। इट्स एन हेल्दी कंपटीशन। अब हम एक नए प्रोजेक्ट की तरफ जो जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है कि हम इस पर और जदीद तरीके से कोई और अच्छी चीज़ लेकर आए इंशाल्लाह, इस शहर को कोई और अच्छा तोहफा देंगे इंशाल्लाह। ग्रेट, यू विल बी पायनियर। जिस तरह से हमने ऑटोमेशन में देखा, हमने एलईडी लाइट्स से मज़य्यन बिल्डिंग्स देखी हैं, तो अब कुछ और आने वाला है कंट्री की जानिब से। तो अब कुछ बातें कंट्री से कंट्री के लिए हो जाए। सर, मुल्क हमारा हम सब का, और यकीन से जिस अंदाज से आप कहते हैं कि हम पॉलिटिकली हट कर हम हमारी बिल्डिंग को अगर सजाने को नेशनल डे होगा तो हम अपनी बिल्डिंग को ऑफ कर देते हैं, उसकी सारी लाइट्स पे वही चल रहा होता है जो कि उस वक्त की, उस पर्टिकुलर टाइम की डिमांड होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल इस्टेट इंडस्ट्री 5-6 साल पहले अगर देखा जाए तो एक बूम उसमें आया था, और जो भी आपसे कनेक्टेड अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक्सपेंशंस की तरफ जा रही थी कि जिनका अगर 1 टन बन रहा है मिसाल के तौर पे, तो वो 2 टन की तरफ कैसे जा सकती हैं, वहाँ तक काम हो रहा था। फिर थोड़ा सा इसमें फिर टर्मोइल आया है, डाउनफॉल आया, फिर अब थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री या अभी इसमें बहुत ज़रूरत है काम करने की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ से पूरी इकोनॉमी का एक ताल्लुक है, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इस वक्त आईएमएफ। हम अगर कोई भी चीज़ की डेवलपमेंट पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो वो हमें अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं आईएमएफ से। अगर गवर्नमेंट कोई भी इमारत देना चाहती किसी भी इंडस्ट्री को तो वो दे ही नहीं सकती, वो पहले आईएमएफ कहती कि आप ये कैसे कर सकते हैं, तो वो एक हर्डल सबसे बड़ा। अब एक पॉलिसी पे बात हो रही है, हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा टैक्सेशन आ गए रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, तो उसकी वजह से लोग इन्वेस्टर शाय होगी। हमने कहा आपका मकसद है कि अगर गवर्नमेंट को प्लान है कि 600 बिलियन रुपीस का टैक्स कलेक्शन करना है एक इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट से, तो आप उसको 800 बिलियन पे ले जाएं जी। बट उसका फॉर्मूला बैठ के स्टेक होल्डर से मशावरत से कर लें। अब इनने किया ये कि जो 6% टैक्स है उसको 12% कर दिया, और बहुत सारी इस तरीके की जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, फिर टैक्सेशन की इस तरीके से वो चीज़ें कर दी कि लोग उससे बदज़ैन हो गए। अच्छा, कुछ टैक्सेशन ऐसे है कि जो टैक्स की एडजस्टमेंट भी मिल जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जब आपके जो फर्दर इनकम टैक्स है उसमें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट वो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉपरली, तो लोग उससे बैकआउट हो गए कि यार ये वो तो इतना टैक्स लग जाएगा, इसमें तो कोई बचत ही नहीं है। प्लस फिर वो जीडीपी की मूवमेंट रुकी, उस वजह से लोग इन्वेस्टर पीछे हटना शुरू। बट जैसे कि अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया कि हम रियल एस्टेट के लिए पैकेज ला रहे हैं और हम टैक्सेशन को कम कर रहे हैं, तो डीएचए फेज है, डीएचए सिटी और शहर में बहुत ज़्यादा डिमांड आनी शुरू होगी। वो कस्टमर जो कि बिल्कुल नहीं आ रहा था, या दुबई की तरफ उसका रुझान था, या बैंक के हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से इस्लामिक फाइनेंसिंग में उसका रुझान था, वो सारे लोग वापस से रियल एस्टेट की तरफ आना शुरू हो गए। अच्छा, रियल एस्टेट का सेक्टर ऐसा है कि वंस अगर कोई एक आदमी अपार्टमेंट ख़रीदता है तो आप समझें कि उस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्री का इनपुट आता है, जैसे कि सबसे पहले तो स्टील, सीमेंट, लेबर, फिर वुड का शटरिंग का काम है, फिर आपका उसमें टाइल्स है, ग्लास है, सैनिटरी है, यू नेम इट, और फिर जो लेबर है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के बाद एक्सटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें अनस्किल्ड लेबर का काम है ना। इंडस्ट्री किसी टेक्सटाइल में या किसी और प्लांट पे जाएंगे तो उसमें स्पेशलाइज इंजीनियर मैकेनिक हो, प्रोफेशनल उसका लेबर चाहिए। इसके अंदर अनस्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वो ऑप्टिमाइज हेड्स बनते हैं, हेल्पिंग हैंड्स बन जाते हैं, जो कि लेबर लोडिंग, अनलोडिंग, फिर माल मिक्स करना, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे काम हो जाता है। बिल्कुल। तो नाउ हैविंग सेड दैट, अभी ये हॉल्ट है मेरा ख्याल है
एंड मार्च या स्टार्ट ऑफ अप्रैल में IMF के $7 बिलियन की जो रिव्यू है ये इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ आप देखेंगे। प्लस पाकिस्तान की जो नई अपॉर्चुनिटीज़ जो टैप करी हैं, वो नया ग्रीन पाकिस्तान का जो आर्मी ने इस वक्त बहुत बड़ा काम किया है, चोलिस्तान के डेजर्ट को पूरा ग्रीन करने जा रहे हैं। काफ़ी हिस्से में FWO ने काम कर लिया है। इसके साथ IT के ऊपर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त एवरेज $2.8 बिलियन का रेमिटेंस हर महीने आ रहा है, और इस दफ़ा ईद के ऊपर स्टेट बैंक फोर्सी कर रहा है $5 बिलियन के रेमिटेंस आने का। इंशाल्लाह अल्लाह करे ये हो जाए। ये नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारा इतना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा जितने कि हमारे सामने ये नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं। और इसी तरीके से जो माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर काम हो रहा है इस वक्त, हमें नज़र आ रहा है कि अगले 2-3 साल में जो रेकोडेक्स से जो गोल्ड का जो काम हो रहा है, ये भी कुछ एक वैल्यू ऐड कर देगा। प्लस जो रिवर इंडस के अंदर बेल्ट पे इनको गोल्ड की कुछ रिजर्व्स मिल गए। ग्रेट। तो ये कुछ बहुत पॉजिटिव खबरें हैं पाकिस्तान की। ना उम्मीदी नहीं है पाकिस्तान पे, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। आप समझो ये 27वीं रमज़ान को क़याम में आया, तो इस पे बुज़ुर्गों की बड़ी दुआएं, बड़ी मेहनत है, और ये अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे बड़ा ख़ास करम रखा है। ठीक है, बुरे वक्त ज़रूर आते हैं, थोड़ी सी अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। कुछ अच्छे हुक्मरान अगर बैठ के इस पे नेशनल इंटरेस्ट पे सोचेंगे तो मैं समझता हूँ बड़ी रिजिलियंट कौम है, और बहुत जल्दी हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। वी वोंट टेक ईयर्स, कोई शक, हम महीनों में इतनी आपको खड़ा कर लेंगे, मैं समझता हूँ। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। ये लब लुबाब था जो मोहतरम सुफियान भाई ने हमें फरमाया कि नाउम्मीद नहीं होना, मायूसी कुफ्र भी है, और यकीनी तौर पर हमारा मुल्क तो रमज़ान मुबारक के बाबरकत तरीन दिन शब 27वीं शब को वजूद में आया है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, अगर हम अपने हाथों से इसे नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं तो ये एक अलग बात है। तो हम सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे देखना होगा। रोज़गार में सबसे बड़ा एलिमेंट आपकी इंडस्ट्री और आपसे एलाइड इंडस्ट्री, यानी कि अगर मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैं दिल से कह सकता हूँ कि अगर कोविड के दिनों में ये वाहिद वो इंडस्ट्री थी, अगर वो ना चल रही होती तो शायद हो सकता है कई घरों के चूल्हे जो है मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाते। देने वाले अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आप लोगों ने उसमें बड़ी मेहनत की है, और वही वो वक्त था जिसमें शायद दुनिया बंद पड़ी थी और हम किसी न किसी अंदाज में अपनी सनत का भी और अपने घरों का पहिया भी चला पा रहे थे। आप समझते हैं कि आपसे रिलेटेड 60 to 70 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो जिस तरह से कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट को अगर फोकस किया गया या ऐसे कोई इंडस्ट्री का दर्जा देकर इसे मराद देकर आगे बढ़ाया गया, तो शायद हो सकता है कि रोज़गार के इतने बड़े जो जिन है इसको हम काबू कर सकते हैं। सर, मैं समझता हूँ कि मराद की तो ज़रूरत ही नहीं इस इंडस्ट्री को। ये वो इंडस्ट्री है जो बगैर मराद के खड़ी हो जाएगी, बट हमें राइट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, हमें पॉजिटिव चीज़ों की ज़रूरत है। हम अब देख रहे होते हैं कि कभी ना कभी कोई इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन आती है या कभी डॉलर की डीवैल्यूशन आती है, वो सारी चीज़ें जो है वो डी ट्रैक कर रही होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से जो गवर्नमेंट की तरफ से डॉलर की स्टेबलाइजेशन 278-280 के बिटवीन आके रुक गया, ये बहुत पॉजिटिव है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अभी इन फ्यूचर जो देखेंगे ना कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जो स्पेशली कराची है वो सबसे अंडर कॉस्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड। आप श्रीलंका देख लें, बॉम्बे देख लें, दुबई देख लें, कोई भी पोर्ट सिटी देख लें, छोटे से छोटे मुल्क का, वो उसकी प्राइस से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही। आपका कराची का जो महंगा तरीन इलाका है ना, वो पॉश एरिया में DH है या क्लिफ्टन या शहीद मिल्लत या बादराबाद, ये एरियाज़ हैं। इस एरिया में भी इस वक्त वो प्राइसेस नहीं है जो कि लैंड प्राइसेस होनी जा रही हैं, और अवेलेबिलिटी नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो डिप्रेस्ड है, जो सिचुएशन है, वो मिडिल क्लास है। उस वक्त जो महंगाई ने उनको हिट किया है, वो उन लोगों को हमने ऊपर लाना है, और मिडिल क्लास तब ऊपर आता है जब पैसे की सर्कुलेशन होती है और GDP की ग्रोथ आती है। इस वक्त सबसे जो बेहतर चीज़ आ रही है वो IT इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। जो यंग बच्चे बच्चियों जो पढ़ के निकल रहे हैं IT के अंदर, दे आर डूइंग मिरेकल्स, और उसकी वजह से पाकिस्तान का $6 बिलियन का IT का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, ये तो ऑफिशियली 6 बिलियन है। इस जो लोग इस स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अनदर $6 बिलियन वो है जो लोग घरों से बैठ के बच्चे IT का काम करते हैं। जो बाहर $100 का काम हो जाता है वो यहाँ पे $10 में बच्चे बच्चियाँ वो खुद कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो टैलेंट ये मैं नोट नहीं हो रहा कहीं पे, लेकिन ये हो जरूर रहा है किसी न किसी अंदाज में। टैलेंट बहुत है हमारे पास, और नेक्स्ट फ्यूचर जो है ना वो IT का है दुनिया के अंदर।
इंडिया की जो ग्रोथ हुई या और भी जो मुल्क की ग्रोथ हुई वो अपने आईटी इंडस्ट्री ने उनको ग्रो किया। तो हमारी अगर ये इंडस्ट्री ग्रो कर जाती तो इसमें आपको ना कोई मशीनरी की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो घर बैठे बैठे वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। ग्रेट। और आईटी बैकबोन बन सकती है उसमें, क्योंकि इसमें आपका रॉ मटेरियल कुछ नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ आपका वो दिमाग, आपका टैलेंट और आपकी सलाहियत है। और हमारे पास टैलेंट और सलाहियत की कमी नहीं है। ये हम ही नहीं, दुनिया हमें इस कम से कम इस शोबे में हमें मात नहीं दे सकती। सर, आबाद की थोड़ी सी बात हो जाए। आप रीजनल चेयरमैन भी रहे आबाद के, और आबाद अपने मेम्बरान के लिए ख़ास तौर पे और यकीनी तौर पर बाकी तमाम आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी मैं देखता हूँ कि बड़े एक्टिवली पार्ट प्ले करती है। कैसे देखते हैं आबाद के इस फॉर्मेट को, और आप समझते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से अदा कर पा रहा है या इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी की गुंजाइश है? मैं समझता हूँ आबाद को, और जो इस वक्त हमारा एलाइट पैनल का जो पैटर्न इन चीफ है मोहसिन शेखानी, उसको बहुत बड़ी क्रेडिट जाती है। उसने बहुत अनथक मेहनत करी है आबाद की इज़्ज़त को बढ़ाने में, मेहनत करने में, डिलीवरी देने में, लोगों के मसले मसाइल हल करने में, गवर्नमेंट लेवल पे अपने आप को मनवाने में और अच्छे लोगों को आगे लेकर आने में उनका बहुत बड़ा किरदार है उसके अंदर। और बहुत अनथक मेहनत आज भी वो करते। वो दुबई बैठे होते हैं मोहसिन भाई, तो आज भी राब्ते में रहते हैं तमाम बिल्डरों से। किसी का कोई इशू है वो खाली ना के मेंबर को सपोर्ट करते हैं, चाहे कि वो नस्ला टावर का इशू हो या कोई भी इशू हो। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया, आबाद ने अपनी जेब से भी वकीलों के पैसे दिए, मारे भी खाई, वहाँ पे पुलिस की लाठीचार्ज भी हुआ, आपने देखा होगा। तो वो हम पीछे नहीं हटे। आज भी हमने एक प्रपोजल बनाया आबाद में कि नस्ला टावर का जिस दिन ऑक्शन होगा तो आबाद इंशाल्लाह उसको उस ऑक्शन में ख़रीदेगी और उस पर वापस से नस्ला टावर रीबिल्ड करेगी इंशाल्लाह। क्या बात है! यह मैं सोचा है कि हम इस पर इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की जहाँ तक पॉलिसीज़ हैं तो लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर या कोई भी बेहतर पॉलिसी बनाने में आबाद का बहुत बड़ा किरदार है। इस वक्त भी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक टास्क फोर्स बनाया, उसमें चेयरमैन आबाद ऑन बोर्ड है, 10 लोगों की कमेटी है माशाल्लाह। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आबाद के चेयरमैन ऑन बोर्ड हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो कि आबाद के मेंबर्स नहीं हैं, जो कि फ्रॉड करते हैं, तो आबाद उनकी निशानदेही कर रहा होता है डिपार्टमेंट्स जो मुख्तलिफ वक्तों में। और अगर किसी के कोई इशूज़ है तो एक कंप्लेन कमेटी भी बनाई हुई है, उनकी कंप्लेन सुनी जाती है, बिल्डर को भी बुलाया जाता है, उसकी कंप्लेन को रिजॉल्व किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और 99% सक्सेस रेशो है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट में लिटिगेशन में थे, उसको भी हमने क्लाइंट को भी बैठाया, बिल्डर को बैठाया, उनको मसले को सॉर्ट आउट किया। तो ये टेबल पे ही मसाइल जिसे हम हल करना कहते हैं। और ये आबाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप अपने सिर्फ मेम्बरान ही नहीं, उन मेम्बरान से वाबस्ता वो आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स जो हैं उनको अगर तसल्ली बख्श, और नो डाउट आबाद इसमें किसी हद तक नहीं, मैं कहूँगा बहुत हद तक कामयाब हुआ है। और उसने वो तमाम मसाइल टेबल टॉक पर और टेबल पर बैठ कर हल करने की कोशिश की, ना कि हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं। फाइनली सर, नौजवान, आपने आगाज़ में कहा और बड़े वाइब्रेंट अंदाज में कहा कि मायूसी गुनाह भी है और मायूस नहीं होना चाहिए। नौजवान बड़ा मायूस न जाने क्यों हालात से हो जाता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को कि अभी भी इस मुल्क में इतना सब कुछ है कि अगर हम थोड़ा सा स्टे करेंगे, सब्र से काम लेंगे तो बहुत कुछ हम यहीं से अचीव कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल है, जो चाय की होटल है ना, इसने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर, सबसे बड़ा दुश्मन है ये। टोटली आप काम पे फोकस करें, सुबह उठें। मैं ये देख रहा हूँ कि जो MBA किए हुए भी हैं या जो डॉक्टरेट हैं या इंजीनियर्स हैं, डिग्री लेकर बैठ जाते हैं, काम ही नहीं पता। आप अपने काम को फोकस करें, उसको रिसर्च करें, समझें, खाली बुक से ना पढ़ें। सही। टैलेंट बहुत है लोगों में, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेना। अगर ये रात के दोस्तों की कचेरी छोड़ दें, भाई सैटरडे संडे 2 दिन इंजॉय कर लो, 5 दिन काम कर। दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया में ऐसे ही होता है। तो हमारी यूथ है ना, ये इतना बड़ा एसेट है कि उस पाकिस्तान की जो कि ऑफिशियली 22 करोड़ तो पॉपुलेशन है, तो 60% इसका यूथ है। ये जो 60% यूथ है ना, यही पूरे मुल्क का गेम चेंजर है। और पूरा फ्यूचर पाकिस्तान का ना इस यूथ के हाथ में। और हम ये चाहते हैं, ये चाहूँगा, बल्कि अब सब ये चाहेंगे कि जो अगला जो यूथ आना है, जो फ्रेश ब्लड आना है, यही सिविल ब्यूरोक्रेसी में आना है, ये जुडिशरी में आना है, यही पॉलिटिक्स में आना है, इसी जुडिशरी को फौज में आना है। तो यही आप यूथ ने ही पूरे मुल्क को चलाना है आगे। हमें इस पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें उसको सोशलाइज इतना करना है, उसको माशरे की तालीम इतनी देनी है कि एक दूसरे की हम आंगी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। हम अब
वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए। हम उससे बाहर आना है, अब पाकिस्तानी बनना है। हाँ, ये हम देख लें हमारी क्रिकेट टीम का क्या हाल है। ये कभी नहीं हमने सोचा था कि हम इस वक्त इतनी मायूसी है कि मेरा बेटा तो अब क्रिकेट खेलने भी नहीं शौक करता, वो सॉकर में जाना शुरू हो गए। क्या बात। पहले होता था कि हम सब क्रिकेट खेलते थे, वो उसका शौक ही नहीं कि बैट या बॉल खरीद लेगी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। समझ रहा हूँ मैं। तो ये देखें, ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये हमारे नेशनल लेवल पे ये जो लोगों को यूनाइट करता है और हार्ट टचिंग होता है। हम दिल से जो है ना बड़ा जो है ना तो सीरियस हो जाते हैं। हम मैं ये समझूंगा कि हमें यूथ को ही आगे, पूरे मुल्क को ही यूथ नहीं चलाना है हर जगह। बिल्कुल सही। तो ये इस पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है हमारी। यूथ पे काम करना है और यूथ को भी वतन की बेहतरी के लिए, पाक सरजमीन की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहना है। सिर्फ यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में जो पॉइंट्स आउट्स की हैं उन जगहों को छोड़िए, आगे बढ़िए। पार्टी के लिए बहुत वक्त पड़ा है आपके पास। इस वक्त जो असल काम है जो हमें करना है, अपने आप को, अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए और यही आप ही का कैरियर जो है वो मुल्क का कैरियर बन जाएगा, मुल्क का मुस्तकबिल बन जाएगा। फाइनली दी मेमन टीवी की पहले दिन से आप हमारे सरपरस्तों में से एक है और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहें। अली गोडल की काविशें, दी मेमन टीवी का आज अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप आके पूछ रहे थे कि नया सेट लग गया, तो जी भी हम हमारे मतलब कैसे कुछ कोशिश करते हैं कि कोई ना कुछ नया लाते रहें। फिर कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इस जर्नी को और अली गोडल की इस काविशों को। अली गोडल भी एक यूथ ही था, जहाँ से अली गोडल ने शुरू किया, एक राइजिंग स्टार आए मेमन कम्युनिटी में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया अली गोडल ने। अली गोडल को देख के बहुत और लोग भी आए, बिल्कुल। बट इसकी एक लगन थी, जुस्तजू थी, मेहनत थी। वो आज भी जिस तरीके से परसू कर रहा होता है ना अपनी चीज़ों को, अपने सिस्टम को, अपने चैनल के लिए मेहनत करता है, अनथक मेहनत करता है। वो हर लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, इस चीज़ को ना बड़ा मैं समझता हूँ कि उसने पॉजिटिव लिया और बहुत मेहनत के साथ किया। और इसने बुरा टाइम भी देखा और अच्छा टाइम भी आज देख रहा है। आज जो मेमन टीवी का नाम है, हर बिजनेस कम्युनिटी में, हर अच्छे फोरम पे मेमन टीवी इज़ रिकग्नाइज्ड। पहले लोग समझते थे मेमन टीवी को नहीं है, क्या है। आज उस हर अच्छे इवेंट में मेमन टीवी की कवरेज मुझे वहाँ नज़र आती है। तो ये एक बूम बोलता सबूत है कि ये मेहनत है अली गोडल की और मेमन टीवी की, और मेमन टीवी की पूरी टीम की। खाली कैमरामैन और हर आपका प्रोड्यूसर, एक जो आदमी, उन सब की अनथक मेहनत है जो आज यहाँ तक पहुँची। और मैं समझता हूँ, मैं अली गोडल को हर दफ़ा बोलता, आज भी मैंने पूछा, मैंने कहा भाई अल्लाह करे आपका सैटेलाइट चैनल भी बना इंशाल्लाह और आगे तरक्की करो। और हमारी दुआ है कि ये मेमन टीवी और आगे जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। और इन दुआओं के साथ वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन सुफियान आडिया साहब अपने सादा से अल्फाज में बहुत सारी ऐसी बातें आज कर गए हैं जो हम सब और आप तमाम नौजवानों के लिए मशअल राह बन सकती हैं। तो अब यकीन तौर पर प्रोग्राम हमारा वक्त की क़ैद में मुक़य्यद है और यकीन तौर पर ऐसे ख़त्म तो करना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुबह में आपका हमारे साथ रहने के लिए। और अब इख्तिताम हस्बे मामूल, हस्बे दस्तूर एक खूबसूरत कलाम से होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और कलाम की तरफ चलते हैं जनाब जुनैद काज़मी साहब। बहुत खूबसूरत कलाम, चूँकि रमज़ान शरीफ का महीना है, काफ़िले हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं। अल्लाह हम सबको जाना नसीब फरमाए। बड़ा खूबसूरत और मोतबर और कलाम पेश कर रहा हूँ। हुजूर हक से सलाम पयाम आया, झुकाओ नज़रे बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया। ये कौन नज़र से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते
रास्ते पर फरिश्ते हैरान से तक रहे हैं, ये कौन सी तेरा आया। ये कहना बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। दुआ जो निकली थी दिल से आखिर पलट के मकबूल होके आई। दुआ जो निकली थी दिल से आखिर पलट के मकबूल होके आई। वो जज्बा जिसमें तड़प थी सच्ची, वो जज्बा को काम आया। सहे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान।